नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने बीएनएस की श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला की कड़ी में हम बीएनएस के कई महत्वपूर्ण सेक्शन को अभी तक पढ़ चुके हैं। कल के लेक्चर में हमने प्राइवेट डिफेंस को विस्तार से अध्ययन किया। आज के लेक्चर में हम दुष्प्रेरण अबेटमेंट का विस्तार से अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे कि पहले आईपीसी में क्या था, बीएनएस में क्या है, आईपीसी में किस धारा में था, बीएनएस में किस धारा में है। इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और आपको यह भी बताएंगे इसमें एक ऐसा सेक्शन जुड़ा है जो पहले हमारे आईपीसी में नहीं था, बीएनएस में जोड़ा गया है, तो उसका भी हम आज विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो सकता है तो मे भी हम लोग इसको 2 भागों में अपलोड करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर कंडीशन सही रहा तो हम इसको एक पार्ट में भी अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि दुष्प्रेरण होता क्या है। दुष्प्रेरण इसका अर्थ यह होता है कि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करने के लिए उकसाना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कोई भी कार्य करना, जी नहीं, विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उकसाना दुष्प्रेरण कहलाता है। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि बीएनएस किस धारा में है, आईपीसी में किस में था। यह हमारे आईपीसी में 107 अर्थात धारा 107 में था और हमारे बीएनएस में सेक्शन 45 अर्थात धारा 45 में दुष्प्रेरण को बताया गया है। तो हमारे बीएनएस में दुष्प्रेरण के 3 तरीके बताए गए हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है उकसाने के द्वारा, उकसा दिया। हाँ, तो दूसरे व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य जो विधि विरुद्ध हो जो करने के लिए उकसा दिया तो वह उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण के अंतर्गत आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। क बोलता है ख से कि तुम ग की हत्या कर दो, और ऐसे तरीके से बोलता है कि उकसाता है उसको कि जाके ग की हत्या कर दे, और इसके बाद ख ग की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर क जो है ख को उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण कर रहा है, तो यह इस धारा के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा होता है षड्यंत्र के द्वारा, जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य जो विधि विरुद्ध है ऐसा कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करते हैं, तो वह षड्यंत्र के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए क और ख आपस में प्लान बनाते हैं और ग को उकसाते हैं, तुम जाके घ की हत्या कर दो। तो यहाँ पर क और ख षड्यंत्र के द्वारा आपस में मिलकर घ की हत्या का प्लान बना रहे हैं, यानी कि षड्यंत्र के द्वारा वह ग को दुष्प्रेरित कर रहे हैं। अब आते हैं सहायता के द्वारा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए क ख को चाकू देता है और कहता है जाके ग की हत्या कर दो। तो यहाँ पर क ने ख की सहायता कैसे की? चाकू दे के किया। तो यहाँ पे इसने दुष्प्रेरण कैसे किया? सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण किया, अर्थात कोई हथियार दे दिया गया या फिर कोई अपराधी है उसको घर में छुपा दिया गया, उसको आश्रय दे दिया गया। यह सब सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण में आता है। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि कोई महत्वपूर्ण केस इस पे है। जी हाँ दोस्तों, मैं 2 केस का नाम लेना चाहूँगा। वैसे जुडिशरी में इस केस ला नहीं पूछता है, जुडिशरी में इसमें सेक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2 ऐसा केस है इसके बारे में बताना चाहूँगा। एक है, जैसे कि हम धारा 45 पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट केस है जो जुडिशरी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो केवल उसी को टेकअप करेंगे जो जुडिशरी में पूछता है। हम अनर्गल बातें नहीं करेंगे। 2 केस है। एक केस है एम्परर बनाम उमी। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा एम्परर बनाम उमी के केस में क्या था। इसमें अवैध विवाह करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया था। तो आप लोग इस केस को याद कर लीजिएगा। एम्परर बनाम उमी का संबंध किससे है? तो दुष्प्रेरण से है। इसके बाद एक और केस है ट्विन बनाम मोहित। यह भी जुडिशरी में पूछा हुआ है। इसमें था षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण कैसे किया जाता है, इस केस में बताया गया था। तो धारा 45 के लिए 2 महत्वपूर्ण केस है, एम्परर बनाम उमी का और ट्विन बनाम मोहित का। ये 2 केस आप पढ़ लेंगे। जुडिशरी के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप, या फिर लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है तो आप उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि इसमें दिया स्पष्टीकरण। धारा 45 में हमारे यहाँ 2 स्पष्टीकरण की व्यवस्था किया गया है। 2 स्पष्टीकरण क्या कहता है हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। स्पष्टीकरण 1, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुरुपदेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है या कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, यह कहा जाता है
कि वह उस कृत्य का किया जाना दुष्प्रेरित है। मान लीजिए, इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। क जो है एक पुलिस अधिकारी है, एक लोक अधिकारी बोल सकते हैं उसको। न्यायालय के वारंट द्वारा य को पकड़ने के लिए प्राधिकृत किया गया है। को क्या है? को एक पुलिस ऑफिसर है और य को पकड़ने के लिए उसे प्राधिकृत किया गया न्यायालय द्वारा। ख एक व्यक्ति है जो जानता है कि जो एक अन्य व्यक्ति ग है यह नहीं है, मतलब क को मिला था य को पकड़ने के लिए, और ख एक अन्य व्यक्ति है जिसे पता है कि ग जो है यह नहीं है, लेकिन जानबूझकर वह कहता है कि यही व्यक्ति यह है और ग को पकड़वा देता है। यहाँ पर ख जो है ग को पकड़वाने के लिए उकसाने द्वारा दुष्प्रयोग करता है, तो यहाँ पर यह स्पष्टीकरण 1 में आ जाएगा। इसको हम अपने एग्जाम्पल समझते हैं, तो बीएड के एग्जाम्पल हो गए। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ऐसे कोई काम दिया हो कि वह किसी बात को बताए या फिर उसको लोप उस बात से ना करे, और व्यक्ति वो बात करने के बजाय किसी अन्य तथ्य में बात करता है या किसी अन्य तथ्य का लोप करता है, तो वह स्पष्टीकरण के 1 के अंतर्गत आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है राजकुमार यादव, एक अन्य व्यक्ति है विनोद कुमार यादव। राजकुमार यादव को यह न्यायालय द्वारा बोला गया है कि आप विनोद कुमार यादव को गिरफ्तार करिए, लेकिन एक और लड़का है राणा रणधीर सिंह, जिसे पता है कि विनोद यादव कौन है, लेकिन वह दुश्मनी है उसका दुश्मनी अरुण कश्यप से। वह अरुण कश्यप को पकड़वा देता है राजकुमार यादव द्वारा। इसका अर्थ यह हुआ कि उसने उकसाने के द्वारा दुष्प्रयोग कर दिया और गलत आदमी को पकड़वा दिया। यहाँ पर उसको ये जिम्मेदारी था कि वो बताए कि विनोद यादव कौन है, लेकिन उसने विनोद यादव को छुपाने के लिए कि राणा रणधीर सिंह को गिरफ्तार करा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि स्पष्टीकरण 1 क्या कहना चाहता है। अब आते हैं स्पष्टीकरण 2 पे। जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्वारा उसके किए जाने की सुकर बनाता है, वो उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। अब स्पष्टीकरण 2 के जो बेरिक्टिकल लैंग्वेज है, सुकर बनाना है, बहुत मतलब हार्ड लैंग्वेज दिया गया इसमें। इसको हम अपने लैंग्वेज समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि किसी की हत्या करना हो, तो हत्या करने से पहले योजना बनाते हैं। तो व्यक्ति यह लिखा है इसमें कार्य के किए जाने से पूर्व, मतलब कार्य से किए जाने पूर्व, अर्थात वो हथियार मुहैया करा रहा है, अभी कार्य हुआ नहीं है, अभी हत्या करने के लिए प्लान बना है, इसके पहले वह दूसरा व्यक्ति हथियार मुहैया करा रहा है। मतलब जो शब्द लिखा है कार्य के किए जाने से पूर्व, इसका अर्थ यह हुआ। यह कार्य किए जाने के समय, मान लीजिए वो कार्य जब वो हत्या किसी करने जा रहा है, उसमें उसको चाकू दे दे, अर्थात वह कार्य करने में सहायता प्रदान कर रहा है, तो स्पष्टीकरण 2 यह कहता है कि इसमें यह स्पष्टीकरण 2 यही कहता है कि किसी कार्य से, किसी विधि विरुद्ध कार्य होने से पूर्व या कार्य होने के समय कोई व्यक्ति किसी सहायता करता है, तो वो सहायता द्वारा दुष्प्रयोग के अंतर्गत आएगा। स्पष्टीकरण 2 यह कहता है। अब इसको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल यह कहता है, मान लीजिए क द्वारा ख की हत्या करने का प्लान है और ख द्वारा ख की हत्या करने का प्लान है और ग द्वारा क को हथियार मुहैया करा दिया गया, तो वह सहायता द्वारा दुष्प्रयोग के अंतर्गत आ जाएगा। स्पष्टीकरण 2 में जो स्पष्टीकरण 2 लिखा है उसके एग्जाम्पल को इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अब जो दुष्प्रयोग करता है उसको कहते क्या है। आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए क जो है ख को दुष्प्रेरित करता है, तो क को क्या कहा जाएगा, इसे बताया गया है सेक्शन 46। सेक्शन 46 ऑफ बीएनएस में बताया गया है कि अबेटर कौन है, अर्थात दुष्प्रेरक। क्या बोलते हैं उसको, पहले में बोल रहा था दुष्प्रेरण, अब इसको बोलते हैं दुष्प्रेरक। जो दुष्प्रेरित करता है दूसरे को उसे दुष्प्रेरक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अबेटर। यह हमारे पहले आईपीसी में सेक्शन 108 में था, अब हमारे बीएनएस में सेक्शन 107 में है। लेकिन मैं इसको बताने से पहले एक केस बताना चाहूँगा जो बहुत ही लीडिंग केस है। केस का नाम है प्रतिमा दत्ता वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस के फैक्ट यह थे, एक शादीशुदा महिला थी, लेकिन उस महिला को उसके सास द्वारा, उसके पति द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा रहा था हर बात पे कि तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, तुम कैसी हो, तुम ऐसी हो, तुम गोरी नहीं हो, तुम काली हो, तो ऐसा प्रताड़ना देना कि उस महिला को मानसिक स्थिति भी खराब कर दिए थे लोग प्रताड़ना दे के। उस महिला ने आत्महत्या कर लिया।
अब उनके पति और सास को आत्महत्या के दुष्प्रेरक के लिए दायी ठहराया गया था उस मामले में। अब सोचिए, किसी व्यक्ति को केवल बोले गए शब्दों द्वारा भी दुष्प्रेरित किया जा सकता है, यह केस में बताया गया है। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण जो है बीएनएस में किस में है। तो बीएनएस की धारा 108 में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं हम सेक्शन 46 ऑफ बीएनएस दुष्प्रेरक पे। दुष्प्रेरक क्या होता है आपको पता है, जो व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है वो दुष्प्रेरक कहलाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एक बार हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ देते हैं आपको, इससे और क्लियरेंस हो जाएगा। देखिए, कोई व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, अर्थात मैं पहले बता चुका हूँ, जो व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है तो या तो अपराध कारित करने का या ऐसे कृत्य को कारित करने का जो अपराध होता, यदि वह उसी आशय या ज्ञान से किया जाता जो दुष्प्रेरक का है, यह अपराध कारित करने के लिए विधि द्वारा समर्थ व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति अपराध करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है वो दुष्प्रेरक कहलाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें भी कुछ स्पष्टीकरण दिए हुए हैं, हम इसका भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम, जुडिशरी एंट्रेंस एग्जाम, जहाँ भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम होते हैं हर जगह इससे क्वेश्चन बनता है। तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें, इसलिए मैं सारे सेक्शन वाइज आपको सारा स्पष्टीकरण भी पढ़ाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। तो स्पष्टीकरण 1 यह कहता है, किसी कार्य के लिए अवैध लोक का दुष्प्रेरक अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। इसका अर्थ यह हुआ, अगर कोई व्यक्ति है वो किसी अन्य व्यक्ति को कोई विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, लेकिन वो उसमें स्वयं जाकर कुछ उसे बोलता नहीं है, स्वयं उसमें आबद्ध नहीं होता है, केवल वह बोलेगा शब्द द्वारा, लिखेगा शब्द द्वारा उससे ऐसा दुष्प्रेरित करने के लिए मोटिवेट करता है, तो स्पष्टीकरण 1 यही कहता है वो भी दुष्प्रेरित के लिए कोटि में आ सकेगा, भले ही वो व्यक्ति स्वयं उस कार्य करने के लिए आबद्ध ना हो। अब आते हैं स्पष्टीकरण 2 पे। स्पष्टीकरण 2 यह कहता है, दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया ही जाए या अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या लिखा है इसमें यह लिखा है, मान लीजिए कि मैंने किसी को यह बोला कि तुम जाके किसी की हत्या कर दो, लेकिन वो व्यक्ति हत्या नहीं करता, हत्या करने से मना कर देता है, तो वो व्यक्ति तो लायबल नहीं होगा, उसने हत्या किया ही नहीं। लेकिन हाँ, जिसने हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था वो उसी दंड से दंडनीय होगा, मानो कि हत्या किया गया है। जी हाँ दोस्तों, दुष्प्रेरक कितना खतरनाक है। सोचिए कि कार्य हुआ ही नहीं, बस आपने केवल उकसाया था उस व्यक्ति को तुम कार्य करो, और भले ही कार्य हो चाहे ना हो, आप दुष्प्रेरक के अपराध के दोषी हो गए, आपको जरूर सजा दिया जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, आप एग्जाम्पल से भी आसानी से समझ सकते हैं। गौ की हत्या करने के लिए, ध्यान सुनिए, गौ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है। क्या लिखा है इसमें? गौ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है। ख वो ऐसा करने से इनकार कर देता है, बोलता है कि मैं गौ की हत्या नहीं करूँगा, लेकिन क हत्या करने के लिए ख के दुष्प्रेरक के दोषी हो जाएगा। मैंने पहले बताया, भले कार्य हो या चाहे ना हो, आपने अगर किसी को दुष्प्रेरित किया है तो आप दुष्प्रेरक के अपराध के जरूर दोषी हो जाएंगे। यह स्पष्टीकरण 2 यही कहता है। अब एक स्पष्टीकरण 3 पे आते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित ज्ञान आशय हो। यह स्पष्टीकरण 3 यह कहता है कि जिस व्यक्ति को उकसाया गया है अपराध करने के लिए, जरूरी नहीं है कि विधि के अनुसार समर्थ हो। अर्थात आपको मैंने पढ़ाया था जनरल सेक्शन में, 7 वर्ष से कम आयु का बालक और 7 से 12 वर्ष से कम आयु, या फिर शराब के नशे में हो या फिर चित्त विकृति हो, अगर इस कंडीशन में व्यक्ति है जिसे उकसाया गया है, भले वैसे कार्य करे चाहे ना करे, लेकिन जिसने उकसाया है या फिर वो व्यक्ति कार्य कर भी दे, जैसे मान लीजिए कोई 7 वर्ष से कम का बालक है, किसी के उकसाने पर जाकर किसी की हत्या कार्य करता है, तो उस लड़के को तो कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि विधि का अनुसार समर्थ ही नहीं है। लेकिन हाँ, जिसने दुष्प्रेरित किया है, मानो उसने वही अपराध कर दिया था। अगर 7 वर्ष का कोई बालक है किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है और कोई व्यक्ति उसको उकसाया रहता है, तो बालक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कि जो उकसाया है वो हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराया जाएगा। ये स्पष्टीकरण 3 कहता है। अब आते हैं हम स्पष्टीकरण 4 पे।
अब आते हैं हम स्पष्टीकरण 4 पे। आप लोग के मन में आ रहा होगा कि इतना स्पष्टीकरण क्यों लिखा है। जी हाँ दोस्तों, स्पष्टीकरण इसलिए लिखा है कि कभी भी कोई मामला आता है उसमें कोई संशय ना उत्पन्न हो पाए, कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए स्पष्टीकरण को लिखा गया है। स्पष्टीकरण 4 यह कहता है अपराध का दुष्प्रेरण, अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। आप लोग मन में क्या सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दुष्प्रेरण का अपराध मतलब मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। इसमें एक बेयर एक्ट में एग्जाम्पल दिया है, बहुत आसान एग्जाम्पल, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। गौ को य की हत्या करने को उकसाने के लिए ख को क उकसाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, गौ को य की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है, ख तदनुकूल य की हत्या करने के लिए ख को उकसाता है। मतलब दो व्यक्ति उकसा रहे, चैन बन रहा है कि गौ को य की हत्या करने को उकसाने के लिए ख को क उकसाता है, ख तदनुकूल य की हत्या करने ख को उकसाता है। पहले क्या हो रहा है, पहले क उकसा रहा है ख को, फिर ख उकसा रहा है य को गौ की हत्या करने के लिए, और ख के उकसाने के परिणाम स्वरूप गौ उस अपराध को कर देता है, अर्थात वो य की हत्या कर देता है। यह अपने अपराध के लिए हत्या की दंडनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन क ने उस अपराध को करने के लिए ख को उकसाया, इसलिए क भी उसी दंड से दंडनीय, अर्थात दोनों दंडनीय होंगे। जो दोनों लोगों ने दुष्प्रेरित किया था, एक चैन बनाया था, जैसे कि गौ की हत्या करने के लिए य को उकसाने के लिए ख को कौन ने उकसाया था और बाद में ख ने गौ को उकसाया था, एक चैन बना हुआ था, इसलिए दोनों दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दायी होंगे। अब आते हैं स्पष्टीकरण 5। स्पष्टीकरण 5 यह कहता है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर योजना बनाए, यह पर्याप्त है और षड्यंत्र में शामिल हो जिसके अनुसरण में अपराध किया गया। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि षड्यंत्र द्वारा हम दुष्प्रेरण कर रहे हैं, सभी लोग आपस में बैठ के दूसरे से बातचीत करके कोई योजना बनाए तब उस योजना के अनुसरण में कार्य किया जाए, जरूरी नहीं है। बस अगर अपराध हो गया और कई लोगों ने दूर दूर रहकर भी षड्यंत्र की योजना बनाई है, तब भी वह दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा। ये स्पष्टीकरण 5 कहता है। तो आज के वीडियो हमने सेक्शन 45 एंड सेक्शन 46 का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 48 का अध्ययन करेंगे और बताएंगे सेक्शन 40 में क्या चीज़ नया है। तो आप सभी लोग सेक्शन 48 को विस्तार से पढ़िएगा, क्योंकि इस पहले आईपीसी में नहीं था, इसको बिजनेस से जोड़ा गया था। तो अगले लेक्चर में हम इसको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक चैनल का नाम है ट्रूथ विद ऋतिकेश, आप उस चैनल पर जाइए और उस चैनल पर करंट लीगल इशू है, उस पर भी वीडियो है, तो आप उसको भी देख सकते हैं जाके। कल मैंने सुसाइड पर वीडियो अपलोड किया है, उसको भी देख सकते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद, जय भारत।